ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक। अब उसी क्रम में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि 17 मई 1498, कब? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है। तो वहां पर इनको स्थानीय हिंदू राजा से मुलाकात करी, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, है ना। उसने उसका स्वागत किया और मसाले ले जाने दिया। और इसमें क्या हुआ कि इसके बाद आने वाले दिनों में, चूंकि इसको बहुत लाभ हुआ, तो आने वाले दिनों में ये वहां के व्यापारिक केंद्र बन गया। ठीक है। तो इसीलिए ये उत्तरोत्तर क्रम बढ़ता चला गया। ठीक। तो ये भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की किसने की थी? वास्को डी गामा ने। इस यात्रा में वास्को डी गामा को किसने सहायता की थी? ये गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद। ठीक है। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद अब्दुल मजीद ने क्या किया था? सहायता किया था, सहायता की थी। अब्दुल मजीद ने, जो कि एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसने इसकी सहायता की थी। ठीक। फिर इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण घटना होती है वो है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। कौन आया? 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये क्या हुआ? प्रथम पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। ठीक है। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। और 1505 में आया था। 1509 में कौन आया? ये ज्यादा फेमस है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक। अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क ये 1509 में आया। ठीक है। अल्बुकर्क। और 1510 ईस्वी में इसने क्या किया? हाँ, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। सबसे महत्वपूर्ण घटना अगली क्या है कि 1510 में इसने यूसुफ आदिल शाह कौन थे? बीजापुर के थे। इनसे गोवा जीत लिया। इनसे क्या किया? गोवा जीत लिया। गोवा इसी समय विदेशियों के हाथ में आ गया और सबसे बाद में आजाद हुआ। ठीक है। गोवा जीत लिया, उसी समय आ गया था। अब आजादी बहुत बाद में मिली, भारत की आजादी शेष भाग से आजादी के बाद। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी? हाँ, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, पुर्तगाली, ठीक है, पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में व्यापारिक कोठी बनाई थी। पहली व्यापारिक कोठी बनी थी कहां पर? कोचीन में। ठीक है। कोचीन में दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती क्या थी? दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे
कहां पर थी? दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एक बस्ती थी सन थोमे। ठीक है, पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच। मतलब क्रम आप देखोगे तो आप संकेत में बना सकते हो पी डी, है ना। पुर्तगाली के बाद डच, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। कौन आए? डच। डच डच के बाद डच आए और पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री। डच यात्री ये था कार्नेलियन 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 हाउटमैन। ठीक, पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा। सुमात्रा मतलब दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो वो सब है ना उधर। तो ये 1596 में वहां पहुंचा था कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, वहां पर वो पहुंचा था कार्नेलियन हाउटमैन। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों ने कहा स्थापित की थी? डचों की पहली व्यापारिक कोठी 1605 में कहां पर? मसूलीपट्टनम है ना, मसूलीपट्टनम या पट्टम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में पहली डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। ठीक है, यहां पर उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला था। किसने? डचों ने पैगोडा ढाला था। पैगोडा मतलब स्वर्ण सिक्के, इनके स्वर्ण सिक्के थे। पैगोडा की इसने ढलाई की थी इसी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और ये नहीं, ये दूसरी व्यापारिक कोठी में ढलाई हुई थी। पैगोडा की ढलाई इनके दूसरी व्यापारिक कोठी में पुलिकट। दूसरी व्यापारिक कोठी कौन थी? पुलिकट। यहीं पर स्वर्ण सिक्का पैगोडा ढाला गया था। ठीक, स्वर्ण सिक्का पैगोडा। ठीक है, मतलब स्वर्ण सिक्के को पैगोडा कहा जाता था, उनके स्वर्ण सिक्के को। ठीक, पैगोडा। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। ये भी खास बात है। डचों ने भारत में प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब? 1632 में पटना में कारखाना स्थापित किया था। पटना में कारखाना स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना 1632 में पटना में स्थापित किया था।
इसके बाद कुछ लड़ाइयां हैं निर्णायक। कोलाचेल की लड़ाई, कोलाचेल की लड़ाई, कोलाचेल की लड़ाई ये क्या है? कोलाचेल, इस लड़ाई को त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल युस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया था। ठीक है, किसने? राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। ठीक, कौन? राजा मार्तंड वर्मा 10 अगस्त 1741, 10 अगस्त 1741। किसने? राजा मार्तंड वर्मा। राजा मार्तंड वर्मा थे, इन्होंने डचों को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? डचों को। इस लड़ाई में राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल युस्टावियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। तो मतलब डचों को हराया। ठीक, डचों को हरा दिया था राजा मार्तंड वर्मा ने। ठीक है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को हुआ था। डचों का अंतिम रूप से पतन, अंतिम रूप से पतन कहां? भारत में। भारत में पतन कब हुआ था? 1759। कैसे हुआ था? अंग्रेजों एवं डचों के मध्य युद्ध 1759 में हुआ था। अंग्रेजों एवं डचों, ठीक है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य युद्ध हुआ था, वेदरा युद्ध। ठीक, युद्ध, यहीं से वेदरा युद्ध, ठीक, वेदरा युद्ध, यहीं से पतन हो गया था। किसका? डचों का। डचों का भारत से पतन हो गया था। ठीक, अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर। 31 दिसंबर 1600 को कौन सी घटना घटती है? 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, कौन? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक है, ये क्या होते थे कि 20-20 साल पर इनका नवीनीकरण होता रहता था और ये 20 साल के लिए अधिकार पत्र प्रदान किए जाते थे। ठीक है, ऐसा क्रम काफी बाद तक चलता रहा। ठीक, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। ये कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ये मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज। ठीक, मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इसने जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। किसका राजदूत बन के आया था हॉकिंस? जेम्स प्रथम का राजदूत।
जेम्स प्रथम का राजदूत, ये जेम्स प्रथम का राजदूत बना था और मुगल दरबार में आया था। ठीक है, मुगल दरबार में, मुगल दरबार में किसके सामने प्रस्तुत हुआ था? जहांगीर के सामने, जहांगीर, जहांगीर के सामने ये उपस्थित हुआ था। और कब हुआ था? अप्रैल 1609 में, अप्रैल 1609 में। ठीक है, खास बात यह है कि उसमें जो पत्र लेके उपस्थित हुआ था वो अकबर के नाम था। ठीक है, अकबर के नाम था, तो हो सकता है उसमें संचार साधन इतने अच्छे नहीं थे, उसको पता न रहा हो कि वर्तमान में कौन बादशाह है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, तो वो रेड ड्रैगन, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, जहाज की बात आए तो रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन। ठीक, ये जहाज का नाम है। ठीक है, भारत में आने वाला जहाज 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। कब? 1611 में अंग्रेजों ने क्या किया था? देखिए, जो सूरत की व्यापारिक कोठी थी शुरू में अस्थायी नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर अस्थायी बात हो रही है। 1611 में अंग्रेजों ने क्या किया था? हाँ, सर्वप्रथम जो ये दक्षिण पूर्वी तट था, 1611 में ये दक्षिण पूर्वी तट था, दक्षिण पूर्वी। ठीक, यहां पर क्या किया था अंग्रेजों ने? मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, कोठी की। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने कहां पर स्थापित करी व्यापारिक कोठी? सूरत में, सूरत में करी। कब करी? 1613 में। हालांकि ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, क्योंकि 11 में भी सूरत में भी अस्थायी रूप से हुआ था। ठीक है, तो लेकिन यहां पर अगर अस्थायी की बात आएगी तो 13 है। ठीक है, 1613। ठीक, तो इसके बाद जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। किसने? जहांगीर ने एक फरमान जारी किया। जहांगीर ने फरमान जारी किया, और क्या हुआ? 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की, व्यापारिक कोठी। ठीक है, सूरत में स्थापित की, फरमान जारी किया था। ठीक, और ये थॉमस एल्डवर्थ थे, उन्हीं के अधीन ये कोठी स्थापित की गई थी। कौन थे? थॉमस एल्डवर्थ, और ये 1613। ठीक है, इनको इजाजत मिली थी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी, अगर ऐसा प्रश्न आए कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी, पूर्वी तट पर अंग्रेजों की क्या पहली व्यापारिक कोठी, पहली व्यापारिक कोठी। ठीक है, पहली व्यापारिक कोठी पूर्वी तट पर
अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम 1611। क्या? मसूलीपट्टनम 1611। अगर आपके सामने इसी तरह एक प्रश्न और आए कि पश्चिमी तट पर व्यापारिक कोठी, पश्चिमी तट पर व्यापारिक कोठी, ठीक, सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी तो सूरत में 1613 ईस्वी, ठीक है, सूरत में 1613 ईस्वी, ठीक, सूरत में 1613 ईस्वी, ठीक है। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं रहा। प्रयास किया गया था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर कहां भेजा? मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? सम्राट जेम्स प्रथम, ठीक, सम्राट जेम्स प्रथम। सम्राट जेम्स प्रथम ने किसको अपना राजदूत बनाया? सर थॉमस रो को, सर थॉमस रो को राजदूत बनाया। किसने भेजा? जेम्स प्रथम ने। कब भेजा? 1615 में। कहां भेजा? जहांगीर के दरबार में, ठीक है, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में भेजा, ठीक। अब आपके सामने दो प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, कि सबसे पहले अंग्रेज कब आए? सबसे पहले अंग्रेज, अगर दरबार में देखेंगे 1608 में, हाँ, सबसे पहले 1608 में आए और दोबारा ये 1615 में, ठीक है। और ये जो टॉमस रो आया था वह फरवरी 1619 तक भारत रहा। कब तक रहा? 1619। हाँ, फरवरी 1619 तक भारत रहा। कौन रहा? सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबारी के रूप में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, ठीक है। सर टॉमस रो फरवरी 1619 तक भारत रहा, ठीक। उसने खुर्रम से, उस समय खुर्रम क्या थे? खुर्रम भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस समय भी, भले ही जहांगीर का शासन था, ठीक है। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्रदान करने में भी सफल रहा, ठीक। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है 1632 में, ठीक है, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया। क्या दिया? गोल्डन फरमान, सुनहला फरमान। किसने दिया? गोलकुंडा के सुल्तान ने। गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहला फरमान दिया, ठीक है। गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या दिया? सुनहला फरमान। अब इस सुनहला फरमान क्यों कहा गया? भाई कुछ खास मिला होगा उनको, कुछ अच्छा उनके लिए, अंग्रेजों के लिए हुआ होगा, तभी तो उसको सुनहला फरमान कहते हैं। वास्तव में हुआ क्या है कि एक निश्चित राशि कर दी गई, कहा कि अगर इतना अंग्रेज पे करते हैं
तो बंदरगाह को असीमित यूज कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है वो कितना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार सुल्तान ने कहा कि वो 500 पैगोड़ा वार्षिक कर दें और गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करें। ठीक है, तो कितना दे सुल्तान के अनुसार 500 पैगोड़ा, 500 पैगोड़ा ये वार्षिक कर दें। वार्षिक कर कौन देगा? अंग्रेज देंगे, अंग्रेज देंगे। और किसके? गोलकुंडा के जो बंदरगाह होंगे, गोलकुंडा के बंदरगाह जो भी होंगे, बंदरगाह को प्रयोग करें, असीमित प्रयोग करें अंग्रेज। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? बहुत बड़ी उनको राहत मिल गई, इसीलिए इसको सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान कहा जाता है। ठीक ठीक, हाँ, गोल्डन फरमान या फरमान कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन फरमान। ठीक, गोल्डन फरमान कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए जिसके अनुसार ये समझ गए 1639 में अंग्रेज कौन? 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे में ले लिया। 1639 में कौन? फ्रांसिस डे ने किससे? वहां पर चंद्रगिरी का सरकार थी, चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा से क्या किया? मद्रास पट्टे पर ले लिया, पट्टे पर ले लिया। ठीक है, मद्रास पट्टे पर ले लिया। मद्रास मतलब चेन्नई। ठीक, तो इसको पट्टे पर ले लिया। अब इस यहां भी अंग्रेजों को एक राहत मिल गई, अंग्रेजों को यहां भी एक राहत मिल गई मद्रास पट्टे पर लेने से। पट्टे तो मतलब यह है कि उनको अधिकार दे दिए गए। ठीक है, तो 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया और वहां पर उसने क्या किया? किलाबंद कोठी का निर्माण किया। किलाबंद कोठी का निर्माण मतलब उसमें सैनिक सुविधाएं भी कर दी गई। किलाबंद कोठी का निर्माण, इस कोठी का नाम उसने क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। किलाबंद कोठी जो थी इसको क्या कहा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, यही नाम पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में क्या हुआ? कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय। या आगे चलकर क्या हो गया? कोरोमंडल तट का अंग्रेजी मुख्यालय। ठीक, आगे चल करके मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और कौन प्रेसिडेंसी बनती है? मद्रास, मुंबई और कोलकाता, ये सब प्रेसिडेंसियों के नाम है ना। कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय यही फोर्ट सेंट जॉर्ज बना। ठीक, 1661 में 1661 में राजकुमारी कैथरीन, कौन? राजकुमारी कैथरीन कौन थी? पुर्तगाली थी। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, इनका विवाह होता है किससे? विवाह होता है
चार्ल्स द्वितीय से। ब्रिटेन के राजकुमार यानी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय चार्ल्स द्वितीय से विवाह होता है। ठीक है, जब विवाह होता है तो अब राजकुमार क्या करेंगे, राजकुमार को कुछ दहेज में तो मिलेगा ही। तो दहेज में इनको बंबई मिल गया। मुंबई, जो वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, बंबई दहेज में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो इन्होंने किसको दहेज में किसको मिला, हाँ, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिल गया। तो इसने क्या किया, 100 पाउंड में हाँ, 100 पाउंड के 10 पाउंड। ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक में किराए पर दे दिया। किसको दे दिया, निश्चित है अपने देश में ही देंगे, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को किराए पर दे दिया 10 पाउंड में। अब जो है और सुविधा मिल गई किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये चूंकि ब्रिटेन के थी भी, और राजकुमार चार्ल्स भी ब्रिटेन के ही। ठीक है, 1668 में क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर इसके बाद 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय, पहले अंग्रेजों के पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत था, तो 1687 में 1687 में क्या किया, अंग्रेजों ने अपने पश्चिमी तट का मुख्यालय कहां से, सूरत से बंबई स्थानांतरित कर दिया। सूरत से बंबई स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने, तो ये भी अब बंबई का महत्व बढ़ना ही था। ठीक है, फिर एक गेराल्ड ओंगियार थे, इन्होंने 1669 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट या और बंबई के गवर्नर थे। इन्होंने ही बंबई शहर की स्थापना की थी। कौन, गेराल्ड ओंगियार। किसकी स्थापना की थी, बंबई शहर की। इसका मतलब ये नहीं कि बंबई था ही नहीं, वो सल्सेट द्वीप तो था ही, और सामान्य लोग तो रहते ही रहे होंगे, लेकिन इन्होंने शहर के रूप में उसको स्थापित करने का प्रयास किया गेराल्ड ओंगियार ने। चूंकि ये पदाधिकारी थे और ये 1669 से 1677 ये सूरत के प्रेसिडेंट और बंबई, सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई के गवर्नर थे। ठीक है, ये सूरत के प्रेसिडेंट एवं बंबई के गवर्नर थे। ठीक, सूरत के प्रेसिडेंट एवं बंबई के गवर्नर थे 1669 से 1677। 1669 से 1677। ठीक, ये खास बात। बंगाल के शासक शाह शुजा, फिर इसके बाद उत्तरोत्तर, देखिए ब्रिटिश अंग्रेजों को उत्तरोत्तर हमारे शासकों ने उनको उत्तरोत्तर प्रशय बढ़ाते चले गए, इसीलिए कालांतर में वो भारत का भाग निर्माता बन गया ना। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। कब, शाह शुजा थे, ये कहाँ के थे, बंगाल के शासक थे। ठीक है, और इन्होंने 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। 1651
1951 में क्या किया था? अंग्रेजों को व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट, इस छूट को क्या कहा जाता था? क्या कहा गया? निशान, निशान प्रदान किया था। ठीक है, निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कोलकाता शहर जो आप आज फेमस है, इसने क्या हुआ था कि 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव को कुछ वार्षिक पेमेंट, मतलब कुछ वार्षिक किराया देकर भुगतान करके लिया था। और वो 3 गांव कौन थे? सूतानुती, कालीकट, कोलिकाता, उसको कालीकट नहीं था, वो कोलिकाता था। ठीक है, सूतानुती, कोलिकाता एवं गोविंदपुर। सूतानुती, कोलिकाता, कोलिकाता और क्या था? गोविंदपुर। ये 3 गांव थे पहले। ठीक है, इन तीनों गांवों को जमींदारी ली थी 1200 रुपए भुगतान प्राप्त करके। ठीक, 1200 रुपए भुगतान दिया था, भुगतान करके, भुगतान करके क्या लिया था? कंपनी ने जमींदारी ली थी, जमींदारी ली थी इन्हीं तीनों गांव के। तीनों गांव कौन थे? सूतानुती, कोलिकाता और गोविंदपुर। ठीक, सूतानुती, कोलिकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों की जमींदारी ली 1200 रुपए दे करके। अब क्या हुआ? जमींदारी ले ली, इसके बाद यहां पर इसने क्या किया? फोर्ट विलियम, किसका? फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया? अंग्रेजों ने, अर्थात कंपनी ने। ठीक, फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। इस फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर क्या हुए? प्रथम प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट यहां रहते थे, इसीलिए प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, प्रथम प्रेसिडेंट हुए, कौन हुए? चार्ल्स आयर। ठीक, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जो आज कोलकाता कहा जाता है। इसकी नींव कौन रखा था? कोलकाता की नींव जॉर्ज चार्नोक। मतलब ये फोर्ट विलियम, ये बाद में कोलकाता हो गया। कोलकाता नींव कौन रखा था? कोलकाता नगर का, कोलकाता नगर का नींव रखा था जॉर्ज चार्नोक। जॉर्ज चार्नोक। ठीक है, किसने रखा था? जॉर्ज चार्नोक। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहां? फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहां पर? सूरत में, 1668 में। सूरत में। और कब? 1668 में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी भारत में स्थापित हुई थी। ठीक है, 1668 में और सूरत में। 2 बातें याद रहे, 1668 में और सूरत में। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक थे फ्रैंक्विस मार्टिन। कौन? फ्रैंक्विस मार्टिन। फ्रैंक्विस मार्टिन क्या थे? फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी
के निदेशक फ्रांक्विस मार्टिन फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक थे। ठीक, इन्होंने 1674 में वालिंगकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 1674 में। ठीक है, 1674 में वालिकोंडापुर के सूबेदार वालिकोंडापुर के सूबेदार थे। ठीक है, वालिकोंडापुर के सूबेदार ये शेर खान लोधी थे। ठीक, शेर खान लोधी। तो इसने किसको पाया, प्राप्त किया? पुदुचेरी को प्राप्त किया, इनसे ले लिया मतलब इनसे इनको मिला, जो कालांतर में क्या हुआ? पांडिचेरी के नाम से जाना गया। बाद में ये क्या हो गया? पांडिचेरी। अब फिर हो गया पुदुचेरी, और पुदुचेरी फिर हो गया ना, अब हम पुदुचेरी कहते हैं, नाम बदल दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे हैं, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक, आगे चल करके आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ही काफी चर्चित मुद्दा रहा, और ये इनको हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष मतलब कर्नाटक के युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष मतलब कर्नाटक के युद्ध। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कर्नाटक के युद्ध, इसी नाम से जाने जाते हैं, कर्नाटक के युद्ध। ठीक है, अब क्रम से हम जानेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध ये कब से कब तक था? 1746 से 48 के बीच हुआ। 1746 से 48 के बीच। वास्तव में ये कई युद्धों के समूह होते थे, छोटे छोटे युद्ध, ऐसा नहीं कि लगातार युद्ध चलता ही रहता था। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कहा गया इसको। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसमें एक प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान एक युद्ध लड़ा गया था, सेंट टोपे का युद्ध। इसमें फ्रांसीसी सेना को जीत मिली थी। इसी के दौरान सेंट टोपे का युद्ध, इसमें किसको जीत मिली थी? फ्रांसीसी सेना को जीत। ठीक है, सेंट टोपे का युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत मिली थी। अब ये कारण क्या था? ये तो 1746 से 48 के बीच चला प्रथम कर्नाटक युद्ध, लेकिन इसका कारण क्या था? तो 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप और में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था। 1740 में मुद्दा क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार मुद्दा था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था। यहीं पर विरोध किसके मध्य हो गया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। यहां पर यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य क्या हो गया? युद्ध आरंभ हो गया। तो उसका प्रभाव भाई यहां भी भारत में भी पड़ना था। तो इसी संघर्ष के कारण भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध भारत में प्रारंभ हो गया।
1746 में दोनों कंपनियों मतलब फ्रांसीसी और ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया, ठीक। तो फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश दोनों कंपनियों के मध्य, ठीक है, दोनों कंपनियों के मध्य क्या हुआ, 1746 में दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। इसी को कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब ये समाप्त कैसे हुआ? ये समाप्त ऐसे हुआ कि ये 1748 में एक सापैल की संधि, 1748 में एक संधि हुई वहां यूरोप में, एक्सला सापैल, ठीक है। एक्सला सापैल की संधि ये कब हुई? 1748 में। इसी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध आपसी सहमति से सुलझा लिया गया और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त, ठीक। तो प्रश्न आपके सामने अगर है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? 1746 से 48 के बीच। और इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। और ये समाप्त कब हुआ? तो 1748 में एक्सला-सापैल की संधि के द्वारा, ठीक है। एक्सला-सापैल की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ, ठीक। इसके बाद हम आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध मतलब द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये 1749 से 54 तक चला। 1749 से 1754, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। इस युद्ध का कारण क्या था? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद, यानी विवाद था तो हैदराबाद और कर्नाटक का, लेकिन इसमें इन लोगों को शामिल होना ही था। तो कारण था हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद। कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद ठीक है। ये कारण था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। कर्नाटक मतलब हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद, ठीक। तो ये इसका कारण था, ठीक है। तो ये जो हैदराबाद किसका, हैदराबाद और कर्नाटक में जो चल रहे विवाद थे उन पर राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। विवाद दोनों जगह था, हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक, ठीक। विवाद क्या था? उत्तराधिकार, क्लियर ना? उत्तराधिकार विवाद था, उत्तराधिकार, ठीक। अब डुप्ले क्या किया? इसने राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए अपनी रणनीति बनाई, ठीक। तो हैदराबाद में मुजफ्फरजंग का साथ दिया और कर्नाटक में चंदा साहब का। किसका साथ दिया? डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग का, ठीक। हैदराबाद में मुजफ्फरजंग का और कर्नाटक में किसका साथ दिया? चंदा साहिब का। कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया, चंदा साहिब का साथ दिया,
किसने दिया? डुप्ले ने। ठीक है, डुप्ले ये राजनीतिक बढ़त बना रहा था अपनी, तो इन दोनों को साथ दिया। ठीक, अपरिहार्य रूप से यहां पर अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया? नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन, नासिर जंग मतलब हैदराबाद में नासिर जंग का, और यहां पर अनवरुद्दीन का सहयोग किसने किया? अंग्रेजों ने। यहां पर अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग किया, जो विवाद था उत्तराधिकार का हैदराबाद और कर्नाटक में। ठीक है, हैदराबाद में क्या हुआ कि आसिफ शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग ये पुत्र था और भतीजा मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हुआ था। हैदराबाद में क्या हुआ था? मेन कारण क्या था? हैदराबाद का जो विवाद था वो आसिफ जाह की मृत्यु हो गई थी। आसिफ जाह की मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई तो विवाद किसमें हुआ था? पुत्र कौन था? नासिर जंग, और भतीजा कौन था? मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग। तो इसमें क्या हुआ? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक, तो मुजफ्फर जंग का साथ इसने किसको दिया? किसने दिया? डुप्ले ने। और नासिर जंग का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों ने। और ये आसिफ जाह का पुत्र था, ये भतीजा था। ठीक, ये विवाद की जो मेन रूप है ये है कि पुत्र और भतीजे में विवाद हुआ था उत्तराधिकार का। कहां पर? हैदराबाद में। इसी तरह कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक का विवाद क्या है? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहब के मध्य विवाद हुआ था। कर्नाटक के नवाब कौन थे? नवाब अनवरुद्दीन। कर्नाटक में अनवरुद्दीन। और बहनोई कौन थे? चंदा साहिब। चंदा साहिब। ठीक है, तो ये तो है विवाद का मुख्य नक्शा। ठीक, और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, 1749 में क्या हुआ? फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बन गया। ठीक है, 1749 में घटना हुई, क्या घटना हुई कि फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध हुआ, क्योंकि चंदा साहब वहां पर, चंदा साहब को सहायता मिल गई, और उस युद्ध में क्या हुआ कि अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक, अनवरुद्दीन मार दिया गया, और क्या हुआ? चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। ठीक है, नवाब बन गए। तो यहां तो एक तरह से फाइनल हो गया। ठीक है, और 1750 में नासिर जंग के साथ क्या हुआ? 1750 में नासिर जंग, ठीक है, नासिर जंग
नासिर जंग कौन था? आसफ जाह का पुत्र था, ये हैदराबाद के। तो नासिर जंग ये फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया। ये क्या हुआ? मारा गया। मारा गया कैसे? फ्रेंच सेना से संघर्ष करते हुए। संघर्ष करते हुए, फ्रेंच सेना से संघर्ष करते हुए नासिर जंग मार दिया गया। तो यहां पर भी मामला साफ हो गया, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन गया। ठीक, क्या हुआ? मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन गया। हैदराबाद का नवाब बन गया। मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन गया। क्लियर? अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर तिरुचिरापल्ली में शरण ली। किसके पुत्र? अनवरुद्दीन के। किसमें? अनवरुद्दीन का पुत्र क्यों भागा? बताइए। अनवरुद्दीन फ्रेंच सेना के में युद्ध में मारा गया था ना। एक फ्रेंच सेना की सहायता से जो युद्ध हो रहा था उसी मारा गया था। तो उसके पुत्र ने क्या किया? अनवरुद्दीन के पुत्र अली युद्ध से भागकर तिरुचिरापल्ली में शरण ली। किसने? अनवरुद्दीन के पुत्र अली ने कहा लिया? तिरुचिरापल्ली में शरण। तिरुचिरापल्ली में शरण ली। अली जो कि अनवरुद्दीन के पुत्र थे, इन्होंने तिरुचिरापल्ली में शरण ली, भागकर। वहां से भाग आए युद्ध से, जो फ्रेंच सेना से चल रहा था, और शरण ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली में। ठीक है। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। यहां पर भी मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। किसने? फ्रांसीसियों ने घेर लिया। क्लाइव इस घेरों को तोड़ने में असफल रहा। उसमें क्लाइव था, वो असफल रहा। उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद क्या किया क्लाइव ने? क्लाइव इस घेरे को जो तोड़ने में असफल रहा, तो दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर जो अरकटा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अरकाट पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? क्लाइव ने अधिकार कर लिया। ठीक, तो अगर हम इसको शार्ट में देखना चाहें कर्नाटक के युद्ध, तो इसको भी देख सकते हैं। 1772 में स्टिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को 1752 में। ठीक, 1752 में क्या हुआ कि स्टिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया, और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। 1772 में क्या हुआ? 1772 में स्टिगर लॉरेंस की सेना ने किसको बचा लिया? तिरुचिरापल्ली को। स्टिगर लॉरेंस की नेतृत्व में सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया, और फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांसीसी सेना ने
आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण, फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। अब क्योंकि फ्रांसीसी सेना हार गई, फ्रांसीसी सेना हार गई, आत्मसमर्पण कर दिया था ना स्टिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के सामने, जो कि त्रिचनापल्ली को बचा रही थी। तो क्या हुआ, हाँ, इसके बाद डुप्ले को वापस बुला लिया गया। किसको? डुप्ले। डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया। अब डुप्ले गया यहां से, ठीक है। और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया। कब? 1754 में। 54 में गोडाहू, ठीक है। 1754 में गोडाहू, ये क्या था? फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया, ठीक है। गोडाहू क्या है? फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया 1754 में, ठीक है। और जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई। कब हुई? हाँ, जनवरी 1755 पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि हुई, ठीक है। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। क्या हुआ? युद्ध समाप्त, ठीक है। फिर इसके बाद 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वाडिवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। अगला युद्ध कौन हुआ? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, वांडीवास का युद्ध। इसमें क्या हुआ? 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में, 1760 में अंग्रेजी सेना नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर आयरकुट, सर आयरकुट ये नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजी सेना की। और इसी सेना में वाडिवास के युद्ध में किसको? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया, बुरी तरह, साधारण तरीके से नहीं, बुरी तरह हराया। किसमें? वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह हार गए, ठीक है। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 में अंग्रेजों ने किसको? पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये क्वेश्चन आता है, फ्रांसीसियों से छीन लिया। अगर प्रश्न आए कि क्या कभी कब्जा अंग्रेजों का था पांडिचेरी पर, तो अगर आप पुराना और लास्ट वाला न्यूज जान रहे हैं, ये वाली घटना नहीं जान रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं कब्जा था, जबकि ऐसा था कि अंग्रेजों ने वहां पर कब्जा किया था, ठीक है। पांडिचेरी को छीन लिया। 1763 में पेरिस की संधि द्वारा क्या हुआ? फिर 1763 में पेरिस की संधि, क्या हुआ था? पेरिस की संधि। 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, पेरिस की संधि में क्या हुआ निर्णय? अंग्रेजों ने
चंद्रनगर, चंद्रनगर को छोड़कर, ठीक है, चंद्रनगर को नहीं, यानी अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर क्या किया, शेष अन्य प्रदेश लौटा दिए। मतलब चंद्रनगर भी कब्जा किया था अंग्रेजों ने, लेकिन इसको नहीं उलटाया, अन्य नगर लौटा दिए, छोड़कर अन्य नगर किसको लौटाए, फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसियों को लौटा दिए। ठीक है, फ्रांसीसियों को लौटा दिए, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे। ठीक ठीक है, और ये 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। 1749 कौन से लौटा दिए, वही जो 1749 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे, के कब्जे में थे। ठीक है, और अंततः क्या हुआ, ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। भारत की आजादी तक ऐसा बना रहा, जैसे पांडिचेरी वगैरह बाद में हुए ना आजाद। भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ठीक है, कौन से प्रदेश, ये पुदुचेरी वगैरह, जिनको अंग्रेजों ने पेरिस की संधि से लौटाया था। ठीक, तो अगर प्रश्न आए कि क्या पुदुचेरी पर कभी अंग्रेजों का कब्जा था, तो आप कहोगे हाँ था। अगर पुराना और बीच वाली घटना आप नहीं जान रहे हो, तो आप उससे नहीं कहोगे नहीं था। ठीक, अगर हम शार्ट में कर्नाटक का युद्ध देखना चाहें, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध, ठीक, संक्षेप में अगर देखना चाहें इसको, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से हुआ, 1746 से 48, यही है ना। और कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ये कारण था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, है ना, उत्तराधिकार युद्ध, इसी से ये प्रभावित हो गया था। और 1748 में ये समाप्त हुआ। कैसे, 1748 में एक्स-ला शापल की संधि, एक्स-ला शापल की संधि, इससे ये समाप्त हो गया। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, इसी संधि के तहत यह युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक, युद्ध समाप्त, ये तो हो गया प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब अगला प्रश्न है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब द्वितीय की बात है, दूसरा, तो 1749 से 1754 तक चला था, 1749 से 1754। ठीक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का यही समय था ना। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी, डुप्ले की इसमें हार हुई थी ना, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडहू भारत का गवर्नर बना। डुप्ले की हार, ठीक, फ्रांसीसी डुप्ले की हार हुई और फ्रांसीसी गवर्नर गोडहू बनकर आया, ये दूसरे की बात है, गोडहू बनकर आया। ठीक है, पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 में हुई। यह युद्ध क्या हुआ,
पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि हुई, कब हुई थी ये? 1755 में। 1755 में। उसी से क्या हुआ? युद्ध विराम। ठीक, ये द्वितीय हो गया। फिर इसके बाद अगला कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, है ना? 1756 से 1763। इसमें क्या हुआ? ये युद्ध हुआ था, और ये 1556 में हुए सप्तवर्षीय युद्ध। 1556 में, ये 1756 में एक सप्तवर्षीय युद्ध था, उसी का ये था, विस्तार था। 1756, ठीक है। ये शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था ये तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसी सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। किस संधि से? पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त। ठीक, तो शार्ट में आप देखें, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच चला। ठीक है, और कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। और समाप्त कैसे हुआ? 1748 के एक सलाह सापल की संधि के द्वारा। ठीक है, इसी तरह द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, और इसमें डुप्ले की हार हुई। फ्रांसीसी गवर्नर गोडोहू बन करके आया, और पांडिचेरी की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, और 1755 हुआ था पांडिचेरी की संधि। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1756 से 1763। अगर कारण के रूप में देखना चाहें तो एक सप्तवर्षीय युद्ध था। ठीक है, तो उसी युद्ध का एक अंश के रूप में इसको कह सकते हैं, जो कि वहां गृह सरकारों का था। फिर इसके बाद पेरिस की संधि के द्वारा इस तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, ये है आपका ये शॉर्ट में कर्नाटक युद्ध। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य।